साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। पिछले चैप्टर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि एवरी लिविंग बीइंग नीड फूड फॉर वेरियस पर्पस। अलग अलग पर्पस के लिए हर एक लिविंग बीइंग को फूड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एट्सेट्रा। तो ये फूड जो हम कंज्यूम करते हैं इसका होता क्या है एक्चुअल में। काफ़ी सारी चीज़ें तो हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फूड हम कंज्यूम करते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, राइट, फिर ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन वो फूड ट्रांसपोर्ट होकर जाता कहाँ है? तो ये फूड जाता है हमारी हर एक सेल तक। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हमारी सेल के अंदर फूड जाएगा? जी हाँ। तो इमेजिन दिस इज़ अ सिंगल सेल। इस सेल तक फूड पहुँचेगा और इस सेल के अंदर फूड जाकर के स्टोर होगा। फूड यानी कि ग्लूकोज। फूड तो वो है जो हमने कंज्यूम किया था, एक्चुअल में वो कंपोनेंट क्या है फूड का? ग्लूकोज, जो हमारी सेल में जाकर स्टोर हुआ। एंड वी नो दैट हम कंटिन्यूसली सांस भी लेते हैं। तो जब सांस लेते हैं तो हम एक ऐसी एयर कंज्यूम करते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। फिर वो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होती है हमारी हर एक सेल तक। तो इसी सेल के पास, जिसके पास फूड स्टोर हो चुका है, इसी के पास अब आएगी ऑक्सीजन। इसी सेल में कौन एंट्री मारेगा? ऑक्सीजन एंट्री मारेगा। और ये बातें हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो हमने सांस लिया ऑक्सीजन वो कैसे यहाँ सेल तक पहुँच गई, ये सब आगे पढ़ेंगे। बस इतना समझिए कि सेल में क्या स्टोर था? फूड। और अभी उस सेल तक क्या पहुँचा? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा? उस फूड को कर देगा ऑक्सीडाइज, यानी उस ग्लूकोज को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, यानी रिएक्ट करेगा। और इस रिएक्शन के रिजल्ट में यहाँ पर कुछ सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और मिलती है हमें एनर्जी। तो अब इसी पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। मतलब हमारा वो सांस का लेना, फिर उस ऑक्सीजन का सेल तक पहुंचना और फूड को ऑक्सीडाइज करना, उससे एनर्जी बनना, और फिर इस CO2 को बाहर निकालना। ये पूरा प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन। तो बेसिकली हम रिस्पायरेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा ब्रीदिंग का, दूसरा हो जाएगा सेलुलर रिस्पायरेशन। जब ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करती है सेल के अंदर तो उसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो दो पार्ट हो गया, एक हो गया ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग का मतलब हो गया सांस का अंदर जाना, और फिर दूसरा पार्ट हो गया सेलुलर रिस्पायरेशन। तो शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि नाक से सांस लेना छोड़ना, ये ब्रीदिंग हो गया, और वो ऑक्सीजन जब अंदर जाके अपना काम करती है तो वो हो गया सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ब्रीदिंग में क्या होता है? एक्चुअली सबसे पहले हम इनहेल करते हैं, और इनहेल का मतलब होता है ब्रीद इन। ये दूसरा मतलब दोनों वर्ड है, चाहे हम ब्रीद इन इस्तेमाल करें चाहे इनहेल इस्तेमाल करें, दोनों का मतलब होता है सांस अंदर लेना। इसमें एक ऐसी एयर हम कंज्यूम करते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा O2 पाई जाती है। और फिर एक्सेल करते हैं। एक्सेल जब करते हैं तो कौन सी एयर बाहर आती है? जिसमें CO2 काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और एक्सेल को दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं ब्रीद आउट। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ब्रीद। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस लेना सांस छोड़ना। ब्रीदिंग साइकिल क्या होता है? एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, ये दोनों मिला करके क्या बनता है? ब्रीदिंग साइकिल। मतलब सांस हमने लिया, सांस छोड़ दिया, ये क्या हो गया? एक साइकिल पूरा हो गया। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? हम 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं वो होता है हमारा ब्रीदिंग रेट। नॉर्मली अगर हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो ये होता है 12 to 18 ब्रीथ्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में हम 12 से 18 सांस लेते हैं। लेकिन कभी ज़्यादा हम फिजिकल वर्क करने लग गए, रनिंग करने लग गए, खेलने लग गए, तो ऐसे में हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हाँफते हैं। तो उस दौरान 1 मिनट में ऑलमोस्ट अप टू मतलब होता है 60 तक, 60 से कम भी हो सकता है, मतलब 60 ब्रीथ्स इन 1 मिनट। एक बार में इतनी सांस लेंगे, मतलब 1 मिनट में। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये ब्रीदिंग रेट बढ़ क्यों जाता है? जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब फूड बर्न होता है, यानी कि जब फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो फूड तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में कंज्यूम है ही, जो हमने खाया था सुबह, दोपहर, कभी भी शाम को, तो सारा फूड हमारी बॉडी में स्टोर है। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? अब चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाती रहे, उसको ऑक्सीडाइज करती रहे और एनर्जी बनती रहे। जब हम खेलते हैं या कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो ऐसे में
हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। अब दूसरा समझते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। थोड़ा सा समझ चुके हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो O2 का यूज़ करती हैं क्या करने के लिए, ताकि उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकें। किसमें? CO2 में, H2O में और एनर्जी में। ये तीन चीज़ें बनती हैं जब सेल के अंदर ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करती है, तो तीन चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये था सेलुलर रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन की बात करें तो दो तरह का रिस्पायरेशन होता है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा अनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो ये दोनों वर्ड एयर से लिए गए हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, एयर की अच्छी खासी प्रेजेंस होगी, और अनएरोबिक में एयर या तो अब्सेंट होगा या तो लैक होगी। लैक का मतलब कमी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, एयर का मतलब हमारा है किससे? ऑक्सीजन से। सबसे पहला पढ़ते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो इस रिस्पायरेशन में क्या होता, देखिए फूड में क्या स्टोर है, अरे बॉडी में हमारी क्या स्टोर है, ग्लूकोज, जो कि शुगर का एक फॉर्म होता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है ही। ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगा या रिएक्ट करेंगे, CO2 फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा और एनर्जी फॉर्म होगी। एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं, और CO2 जो होती है वो हम ब्रीद आउट कर देते हैं, सांस से बाहर निकाल देते हैं। जितने भी तरह का रिस्पायरेशन होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी एरोबिक रिस्पायरेशन में ही मिलती है। इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं कि मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ गेटिंग एनर्जी। एनर्जी लेने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। हालांकि हम खुद से चूज़ नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, कि हम चाहें एरोबिक करें, हम चाहें एनारोबिक करें। तो ज़्यादा तरीके से मैं पाया था, बहुत सारे बैक्टीरिया में यही वाला रिस्पायरेशन होता है, फंगी में, सभी तरह की एल्गी में, एनिमल में, प्लांट में, सब में एरोबिक रिस्पायरेशन ही होता है। अब बात करते हैं अनएरोबिक रिस्पायरेशन की। इसमें दो स्टेप्स पढ़ने हमें, पहला ऑक्सीजन की एब्सेंस, दूसरा ऑक्सीजन की लैक। लैक का मतलब कमी। तो पहले तो देख लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी कैसे लेगा, तो वो ग्लूकोज को डायरेक्ट क्या करेगा, CO2 में ब्रेक करेगा, और एथाइल अल्कोहल में, और एनर्जी। तो यहाँ पर दो सब्सटेंस बन रहा है, बस यहाँ पर फ़र्क क्या है, वाटर नहीं बन रहा, बस वाटर की जगह पर क्या आ गया, एथाइल अल्कोहल आ गया। और याद रखिए, वो एनर्जी जो एरोबिक रिस्पायरेशन में बनती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है उस एनर्जी से जो अनएरोबिक रिस्पायरेशन में बनती है। और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो हैं भैया ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया। आइए बात करते हैं ऑक्सीजन की कमी में क्या होगा, जब ऑक्सीजन कम होगी। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज होगा ये बर्न होगा लैक्टिक एसिड में, मतलब मिलेगा हमें यहाँ पर लैक्टिक एसिड और एनर्जी। पहले इसको समझते हैं कि ये कब होता है ऑक्सीजन की कमी वाला रिस्पायरेशन। तो जब हम कभी हम रनिंग करते हैं या कुछ ज़्यादा फिजिकल काम कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा पेन होता है। जैसे आप पर डे जो आपका रूटीन हो उससे हट करके कभी ज़्यादा हम काम कर लेते हैं, कभी ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं, या कोई वर्कआउट कर लिया, कोई एक्सरसाइज कर ली थोड़ी टफ, कोई वेट उठा लिया, तो वहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, हमको दर्द, पेन शुरू होता है हमको। वो पेन क्यों आता है, क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं उनमें क्या गई है, क्रैम्प, मसल क्रैम्प, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कि थोड़ा सा मांसपेशी में जो अकड़ आ जाती है, वो क्यों आती है, लैक्टिक एसिड की वजह से। एक्चुअल में हम बात अपनी ही कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के किसी किसी पार्ट में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होती है, तो वहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी कैसे बनाता है, बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वहाँ बन जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल में क्रैम्प आता है, और जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। और अगर हम अपना वही रूटीन बरकरार रखें, कौन सा वाला, ज़्यादा रनिंग करने का, ज़्यादा एक्सरसाइज करने का, तो कुछ टाइम के बाद हमको पेन होना बंद हो जाता है, क्योंकि फिर हमारी बॉडी को हैबिट हो जाती है किस चीज़ की, ऑक्सीजन लेने की। देखिए जब हम सांस कम लेते हैं, और कम लेने का मतलब जब हम रेस्ट करते हैं, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 12 से 18 होता है। तो ऐसे में हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिल रही होती है वो थोड़ी कम होती है। सारा काम चल तो रहा होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर सही से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता।
जब हम रनिंग करते हैं तब हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा वर्कआउट करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, ताकि हमारी हर पार्ट में एकदम भर भर के ऑक्सीजन पहुँचे और मसल क्रैम्प ना आए। और यहाँ पर आप देखिए कि जब एक ईस्ट या कुछ बैक्टीरिया रिस्पायर कर रहे थे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वहाँ पर बना था एथाइल अल्कोहल। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये देखिए, तो जब ग्लूकोज टूटता है CO2 में, एथाइल अल्कोहल में, एनर्जी में, तो इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। और मोस्टली जो ईस्ट है उसका इस्तेमाल हम फर्मेंटेशन में करते हैं, ब्रेड बनाने में, कर्ड, इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं किसकी हेल्प से? ईस्ट की हेल्प से। क्योंकि ईस्ट क्या करता है? CO2 रिलीज़ करता है, और उसी CO2 की वजह से वो जो ब्रेड है वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है, उसमें एयर स्पेस बन जाता है, और उसमें क्या भर जाते हैं? CO2 की बबल्स। और इसी ईस्ट का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है, अल्कोहल फॉर्मिंग के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। क्योंकि जब ईस्ट शुगर से रिएक्ट करता है तो वो CO2 और अल्कोहल बनाता है। और इस चैप्टर का हम बाकी पार्ट कवर करेंगे अगली वीडियो में। उसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स एग्जैक्टली कैसे रिस्पायरेशन करते हैं। मतलब हमें वहाँ पर अपने रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकिल, ये सारी चीज़ें, और कैसे ऑक्सीजन नाक से लेकर के हमारी सेल तक पहुँचती है।